नमस्कार दोस्तों, रॉयल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अपन पीछे वाली क्लास में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के रिसर्चकर्ता के बारे में, और रिसर्चकर्ता के बारे में अपन ने दो बंदों के बारे में गहनता से अध्ययन किया है। सबसे पहले आया था थेल्स नामक वैज्ञानिक, लेकिन थेल्स नामक वैज्ञानिक का अस्तित्व केवल एक चिंगारी तक ही रहा, क्योंकि बंदे ने कहरवा नामक पदार्थ और रेशम के कपड़े से घर्षण करवा के एक चिंगारी जनरेट की थी ओनली। और उस चिंगारी को उसने क्या कहा, बोले सर ये इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन नहीं, वो केवल एक आवेश था। माना जाता है कि चार्ज है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि शताब्दियों वर्ष पूर्व भी वो एक चिंगारी था और आज भी वो इसका अस्तित्व चिंगारी के रूप में ही है। उसके बाद में आता है वोल्टा नामक वैज्ञानिक, और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कहा कि सर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता हूं आपको। तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ जनरेट कर दिया, लेकिन वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जो ईएमएफ जनरेट किया वो पहली कंडीशन है डीसी है, क्योंकि उसने सेल और बैटरी से जनरेट किया था। और जो डीसी है तो केवल वो तो डीसी उपकरणों के लिए यूजफुल होगी, लेकिन ऐसी उपकरणों के लिए यूजफुल नहीं है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो जो जनरेट कर रहा है डीसी, वो केवल 10 20 50 वोल्टेज ही जनरेट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई बंदा किसान बोलता है कि मेरे को तो लाखों में वोल्टेज चाहिए, क्योंकि उसकी जो डिवाइस है, मशीन है, उनको चलाने के लिए कम से कम 10-11,000 वोल्टेज, 440 वोल्टेज, जैसे कोई खेत में प्रेरणा वर्क कर रहा है, इसका मतलब 11,000 वोल्टेज इनपुट में और वो 440 वोल्टेज आउटपुट में दे देता है। और 440 वोल्टेज को किसान अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला लेता है। इसलिए दोस्तों उसका अस्तित्व भी केवल 40-50 वोल्टेज तक ही रहा, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी, जैसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ के, लेकिन उसका यूज केवल डीसी उपकरणों को चलाने के लिए और 10 20 50 वोल्टेज के लिए रहा। उसके बाद में आता है माइकल फेराडे। और दोस्तों माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने कहा कि सर आपको अगर 1 वोल्टेज की आवश्यकता है तो मैं आपको 1 वोल्टेज प्रदान करूंगा, अगर 100 वोल्टेज की आवश्यकता है तो मैं आपको 100 वोल्टेज जनरेट करके दे दूंगा, अगर आपको 1 लाख वोल्टेज चाहिए तो 1 लाख वोल्टेज दे दूंगा। क्योंकि उसको जो जनरेट हुआ ना वोल्टेज, 400 वोल्टेज या 11,000 वोल्टेज जो जनरेट हुआ, उस 11,000 वोल्टेज को प्रेरणा की सहायता से क्या कर देता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे 11,000 को 22,000 में, 22 को 66 में, 66 को 120 में, ऐसे वो कन्वर्ट करता रहता है। इसीलिए दोस्तों उस माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने जो मत प्रदान किया ना, उसका बखान आज करके देखेंगे अपन, क्योंकि वहां से अपन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। तो सबसे पहले माइकल फेराडे, और माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक है जिसने चुंबकीय बल रेखाओं में, केवल चुंबकीय बल रेखाओं में धात्विक रूप से छेदन करवा के ईएमएफ जनरेट कर दिया। चुंबकीय बल रेखाओं में धात्विक रूप से छेदन करवा के ईएमएफ जनरेट कर दिया। तो देखो दोस्तों, उसने सबसे पहले मैग्नेट लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मैग्नेट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इसको माना जाता है मूलभूत कारक। क्या माना जाता है? मूलभूत कारक, जिसको आप कह सकते हैं फील्ड पोल कह सकते हो। क्या? फील्ड पोल या क्षेत्र। फील्ड को क्या कहोगे आप निमी में? क्षेत्र। तो सबसे पहले देखो इसने जो मैग्नेट ली, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेट की जो खोज हुई, एशिया में मैग्नीशियम नामक स्थान था, वहां पर बेडोल पत्थर के रूप में, किस रूप में? वहां बेडोल पत्थर। बेडोल का मतलब होता है जिसका आकार और आकृति निश्चित नहीं हो। जिसका आकार और आकृति निश्चित नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? बेडोल। तो दोस्तों इस बेडोल पत्थर पर जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे गुण थे जो मैग्नेट के मिले। तो सबसे पहला गुण क्या था?
अगर इस पत्थर को लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके आएंगे अपन, तो ये क्या करेगा, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरी सिचुएशन है, अगर इस पत्थर को मैं स्वतंत्रता पूर्व लटका दिया जाए तो सदैव नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरेगा। ये दो गुण मौजूद थे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया आपने सर, मैग्नेट। क्या नाम दिया, मैग्नेट। अब देखो, अगर मैग्नेट में दो पोल उपस्थित होते हैं एन और एस, नॉर्थ और साउथ, क्या है एन और एस, ये देख लो एन और एस, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या कहोगे आप, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये लो, दूसरी सिचुएशन है कि इन दोनों पोलों की जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, दोनों पोलों में वो बराबर निकलेगी। ऐसा नहीं एक पोल में चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा निकलेगी, एक पोल में चुंबकीय बल रेखाएं कम निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों पोलों की जो सामर्थ्य होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। दूसरी कंडीशन है, जो बीच का भाग होता है उसको कहा जाता है उदासीन अक्ष। क्या कहा जाता है, उदासीन अक्ष। दोस्तों, यहां किसी प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं नहीं निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उदासीन अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीन अक्ष। लेकिन सेकंड सिचुएशन आपके सामने यह भी है कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं कहां जनरेट होती है, सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं पोल्स पर पैदा होती है। कहां होती है, पोल्स पर, यानी पोलों पर। तो देखो, पोल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की निकलेगी, यानी बाहर की तरफ एन से एस की तरफ आती है चुंबकीय बल रेखाएं, बाहर की तरफ एन से एस की तरफ आती है। लेकिन अगर अंदर की तरफ देखा जाए तो एन से ऐसे एन की तरफ, यानी एन से ऐसे एन की तरफ, ऐसे। लेकिन दोस्तों, ये भी सिचुएशन आपके सामने है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कभी कभी अपना रास्ता खो देती है, कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाती है, इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं का पर्याप्त छेदन नहीं हो पाएगा। अगर कल्पना करो, ये आपके सामने डायग्राम है, अगर इस डायग्राम में से पर्याप्त चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं होगा तो ये पर्याप्त रूप से ईएमएफ आउटपुट नहीं दे पाएगा, पर्याप्त रूप से आउटपुट नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि जितना चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होना था उतना नहीं हो रहा है, उसका जितना नहीं हो रहा है और जितना प्राइम मूवर को घुमा रहे हो उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। अब देखो, इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं को एकत्रित करने के लिए, चुंबकीय बल रेखाओं को एकत्रित करने के लिए केपर धातु का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, केपर धातु का। अब देखते हैं माइकल फेराडे ने जो अपना मत प्रदान किया था उसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले सबसे पहले दोनों पोलों के मध्य कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया बंदे ने, और दोनों पोलों के मध्य लकड़ी के टुकड़े को किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया। जैसे अपन देखते हैं, ये पोल है एन और एस, अगर एन और एस पोलों के मध्य इस लकड़ी के टुकड़ों को अपन घुमाएंगे तो किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई, और किसी प्रकार की जब रिएक्शन नहीं हुई ना, इसका मतलब है रिएक्शन ही जनरेट नहीं हुई, तो ईएमएफ कहां से जनरेट होगा, क्योंकि सर ये विद्युत का कुचालक है। क्या है, विद्युत का अचालक, ये विद्युत का अचालक। ये चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ आ रही है, एस से एन की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, और आप किसी प्राइम मूवर की सहायता से इस लकड़ी के टुकड़े को अगर आप घुमाओगे चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, लेकिन यहाँ कोई रिएक्शन जनरेट नहीं हुई, और रिएक्शन जनरेट नहीं हुई इसका मतलब ये कोई ईएमएफ आउटपुट नहीं दे पाया। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कुचालक, यानी अचालक, अचालक। इसका मतलब है, इससे बंदे ने सोचा कि यार अपन ऐसा पदार्थ ले जिसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित हो, सरलता से प्रवाहित हो, आसानी से प्रवाहित हो। ये तो क्या है, लकड़ी तो एक विद्युत का कुचालक है, तो सुचालक पदार्थ लेके देखते हैं। तो इसने लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाला, और लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल के इसने लोहे का टुकड़ा रखा। तो देखो, जब इसने लोहे का टुकड़ा रखा और इस लोहे के टुकड़े को देखो, ये लोहे का टुकड़ा रखा और इस लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाया। लो जी, इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया, तो घुमाते ही चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हुआ।
दोस्तों ये छेदन होती क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हुई। क्या है, चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाओं का, बल रेखाओं का छेदन हुआ, और छेदन होते क्या है, जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन सबसे पहली कंडीशन आपके सामने है, अगर मैं आपको बताऊं कि लोहे का टुकड़ा ले रहा बंदा, तो लोहे का टुकड़ा ले रहा है, इसका मतलब क्या, लोहा, और लोहा है तो आपको मालूम है कि लोहे का जो गलनांक है वो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, गलनांक। अब मेरे को मालूम है उच्च गलनांक है तो लोहे का प्रतिरोध भी उच्च है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर, उच्च। उच्च, अब देखो प्रतिरोध उच्च है, इसका मतलब ये प्रतिरोध क्या करेगा, धारा की खपत कर देगा, अंदर ही अंदर धारा की खपत कर देगा, क्योंकि प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली युक्ति तो है। प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली युक्ति को आप रेजिस्टेंस कहते हो। लेकिन दोस्तों अब ये लोहा धातु है तो लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। लेकिन दोस्तों ये भी सिचुएशन आपके सामने है, अगर बात प्रतिरोध की आती है तो ये प्रतिरोध भी क्या है, अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तो अपन जानकारी के तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि प्रतिरोध है आर समानुपाती एल, पहली कंडीशन, लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। अगर मैं कहूंगा चालक तार की लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई को घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरी कंडीशन है आर समानुपाती एल अपॉन ए, तो ये क्या है, कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। अगर कटाक्ष क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। देखो कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध घटा, ठीक है ना, अगर कटाक्ष क्षेत्रफल को घटा दूं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तभी तो बोलते हो आप, बोले सर मोटे तार का प्रतिरोध क्या है, कम होता है, और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो तीसरी कंडीशन है आर बराबर रो एल अपॉन ए, यानी पदार्थ की किस्म तथा प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, पदार्थ की किस्म तथा प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। चौथी कंडीशन है कि सर टेम्परेचर पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी तापमान पर भी, तापमान टेम्परेचर पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों ये चारों के चारों सिचुएशन आपके सामने है कि जो प्रतिरोध है लोहा धातु ली थी माइकल फेराडे ने, लेकिन लोहे का गलनांक 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उच्च प्रतिरोध के साथ, उच्च गलनांक के साथ इसका प्रतिरोध उच्च होगा। और प्रतिरोध क्या है, 3-4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल अपॉन ए, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, और चौथा कारक कौन सा है, तापमान पे भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखो दिमाग में दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है यहां से, अगर आप लोहा धातु ले रहे हो तो मैं हल्का सा, अगर या तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि मैं हल्का सा इसको हटाऊंगा यहां से। अब देखते हैं अपन कि अगर आप यहां लोहा धातु ले रहे हो तो आपको मालूम है कि क्या है, आयरन लॉस पैदा हो गया। क्या हो गया, आयरन लॉस, आयरन लॉस, क्योंकि आप लोहा धातु ले रहे हो, आप यहां प्राइम मूवर की सहायता से लोहे के टुकड़े को घुमा रहे हो, इसका मतलब है लोहे में भी ईएमएफ जो जनरेट होगा, ये ईएमएफ जनरेट होगा तो लोहा क्या करेगा, जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका कुछ अंश को तो अंदर ड्रॉप कर लेगा, और अंदर ड्रॉप करेगा तो आउटपुट कम प्रदान करेगा, और आउटपुट कम प्रदान करेगा तो श्योर है आपकी आउटपुट दक्षता घट जाएगी, यानी नेटा का मान घट जाएगा, नेटा का मान घट जाएगा, श्योर है। अब देखते हैं अगर आयरन लॉस है, आयरन लॉस को कहते हैं नो लोड क्षति, क्या कहोगे, नो लोड क्षति। ये आयरन लॉस किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर, आयरन लॉस हमेशा वोल्टेज पर निर्भर करता है, और कॉपर लॉस करंट पर निर्भर करता है। ये दो बातें ध्यान से सुन लेना, आयरन लॉस है वो किस पर निर्भर करेगा, और कॉपर लॉस किस पर निर्भर करेगा। आयरन लॉस वोल्टेज पर निर्भर करता है, कॉपर लॉस करंट पर निर्भर करता है। अब देखो इसको आप अन्य नाम से भी पुकार सकते हो, नो लोड क्षति। क्या है, नो लोड क्षति, क्योंकि दोस्तों लोहा है तो आयरन लॉस भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं,
आयरन लॉस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है हिस्टेरिसिटी, क्या कहोगे? हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिटी। और इसको क्या कहोगे आप? शीतलेसती। नियमी भाषा में क्या कहोगे? शीतलेसती। हिस्टेरिसती को क्या कहोगे? शीतलेसती को क्या कहोगे आप? हिस्टेरिसती। और एक होता है एडी करंट, और एडी करंट को क्या कहोगे? भंवर धारा। भंवर धारा, भंवर धारा, आवर्त धारा, आवर्त धारा। नियमी भाषा में बहुत सारे अनेक प्रकार के इसके अनेक नामों से इसको पुकारा जा सकता है। एडी करंट भी कह सकते हो, आवर्त धारा भी कह सकते हो, जलावर्त धारा भी कह सकते हो। क्या कहोगे? जलावर्त, जलावर्त धारा। आवर्त धारा कह सकते हो, भंवर धारा कह सकते हो, जलावर्त धारा कह सकते हो। ये आयरन लॉस के भाग है। मुख्य रूप से आयरन लॉस 2 प्रकार का होगा, एक एडी और एक हिस्टेरिस। अगर मैं एडी की गणना करके बताऊं आपको, अगर देखो एडी और हिस्टेरिस है जिसके दोनों की गणना आप समीकरण से कर सकते हो, केवल और केवल देखो WH बराबर नेटा VM 1.6 F इंटू V, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? WE बराबर VM स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर। देखो ये है केवल आयरन लॉस। अरे मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपन यहां लोहे का टुकड़ा ले रहे हैं, चुंबक के क्षेत्र के मध्य लोहे के टुकड़े को घुमा रहे हैं। तो देखो ये है नेटा, ठीक है ना, नियंतांक बीएम स्क्वायर, यानी करोड़ में पैदा हुआ अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, करोड़ में पैदा हुआ अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स जिसको दर्शाओगे आप बीएम से। एफ का मतलब है आवर्ती और वी का मतलब है कोर का आयतन, कोर का आयतन मीटर क्यूब में। किस में लेते हो आप? मीटर क्यूब में। वही कंडीशन यह है, डब्ल्यू ई बराबर क्या है? एडी करंट। और डब्ल्यू सदैव लॉसेस वाट में व्यक्त किया जाता है। सदैव लॉसेस किस में व्यक्त किया जाता है? वाट में व्यक्त किया जाता है। वो की वो कंडीशन है पीएम, इसका मतलब करोड़ में पैदा हुआ अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, एफ का मतलब आवर्ती, टी का मतलब है कोर का कोर की मोटाई एमएम में, टी का मतलब है कोर की मोटाई एमएम में। ये देखो अब आगे चलते हैं अपन। ये तो केवल एक जानकारी के तौर पे बताया मैंने कि ऐसा होता है इसमें। अब देखते हैं कि जब इस लोहे के टुकड़े को किसी प्राइमर की सहायता से घुमाएंगे, तो प्राइमर की सहायता से घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होने के बाद में क्या हुआ? ये विद्युत वाहक बल है ना, इस विद्युत वाहक बल को या तो आप स्लिप रिंग के द्वारा बाहर निकालोगे, या तो आप स्लिप रिंग के द्वारा बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके आउटपुट को एसी या डीसी दोनों में। अगर आपको एसी चाहिए तो आप स्लिप रिंग लगा देना, अगर आपको डीसी चाहिए तो आप कम्यूटेटर लगा देना। अगर जो आउटपुट मिल रही है आपको, क्योंकि चाहे वो डीसी जनरेटर बनाए चाहे वो एसी जनरेटर बनाए, यानी अल्टरनेटर बनाए, ठीक है ना। अल्टरनेटर को आप एसी जनरेटर भी बोल सकते हो या डीसी जनरेटर कह सकते हो। डीसी जनरेटर है तो उसमें कम्यूटेटर लगा दो, एसी है उसमें स्लिप रिंग लगा दो। हल्का सा केवल अंतर इतना ही आता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अल्टरनेटर या एक दिष्ट धारा जनरेटर में कौन सा गुण समान पाया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटर और जनरेटर दोनों में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल केवल एसी का ही होता है। दोनों में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल केवल एसी का ही होता है। इसलिए दोस्तों इन दोनों में एक गुण मौजूद पाया जाता है, सम्मान पाया जाता है, क्या कि दोनों एसी जनरेट करते हैं। अब देखते हैं, अब कंडीशन यह है कि साहब अगर मान लेते हैं इसके प्राइमोर को, अगर प्राइमोर को मैं 1000 आरपीएम पर घुमाऊं, आरपीएम 1000 आरपीएम पर, आरपीएम की फुल फॉर्म है राउंड प्रति मिनट, राउंड प्रति मिनट। अगर इसकी वैल्यू में आरपीएस में भी दे सकता हूं, आरपीएस राउंड प्रति सेकंड। दोस्तों अगर आप मशीन की या किसी प्राइमोर की आप गति को टेस्ट करते हो
तो आप मीटर लेते हो टेगोमीटर। कौन सा है? टेगोमीटर। और टेगोमीटर को आप स्पीडोमीटर भी कह सकते हो। स्पीडोमीटर क्या कह सकते हो? स्पीडोमीटर, टेगोमीटर या स्पीडोमीटर कह सकते हो। मशीन की घूर्णन गति को टेस्ट करने के लिए टेगोमीटर या स्पीडोमीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये 1000 आरपीएम है, आरपीएम राउंड प्रति मिनट और आरपीएस राउंड प्रति सेकंड। कैसे टेस्ट किया? टेगोमीटर या स्पीडोमीटर से। टेगोमीटर या स्पीडोमीटर से। अब देखते हैं, जब ये आरपीएम है, ये 1000 आरपीएम है और 1000 आरपीएम पर मेरे को मालूम है कि ये 100 वोल्टेज या 100 एम्पियर जनरेट करना चाहिए। 100 एम्पियर या 100 वोल्टेज जनरेट होना चाहिए, लेकिन 1000 आरपीएम पर क्या कर रहा है? केवल 50 वोल्टेज दे पा रहा है आपको। आउटपुट 50 वोल्टेज दे पा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये 50 वोल्टेज की जो खपत हुई है ना, वो 50 वोल्टेज कहां ड्रॉप हो गए? ये बताओ मेरे को, ये 50 वोल्टेज कहां ड्रॉप हो गए? क्योंकि दोस्तों ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, ये लोहे का टुकड़ा अंदर ही अंदर 50 वोल्टेज को ड्रॉप कर जाएगा और 50 वोल्टेज आउट ड्रॉप कर गया तो आउटपुट इसकी घट जाएगी। इसलिए माइकल फेराडे ने कहा, क्या कहा? अगर मान लो इस लोहे के टुकड़े को अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, अभी तक तो केवल ये लोहे का टुकड़ा ही है और लोहे के टुकड़े से ये लॉस हुआ मेरे को, लेकिन अब इसकी आउटपुट 100% या 99% या 98% लेना है तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं अपन, सबसे पहले इस लोहे के टुकड़े को एक आर्मेचर लूप का आकृति प्रदान किए। अगर मैं कहूं कि इस लोहे के टुकड़े पर आप सलोटे काटो, क्या करना है अपन को? सलोटे काटनी है। और सलोटे काट के, ये सलोटे काटो इसे, और सलोटे काट के आप इस पर क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। इस आर्मेचर लूप पर सलोट काट के आप आर्मेचर वाइंडिंग लपेट दो। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी आपने, ये आर्मेचर वाइंडिंग लपेट दी साहब, इसको क्या कह दिया आपने? आर्मेचर लूप। क्या कहा आपने? आर्मेचर लूप। क्या कहा आपने? आर्मेचर लूप। आर्मेचर लूप। अब इस आर्मेचर लूप को अब कैसे बनाया? आर्मेचर को सबसे पहले, आर्मेचर इसको कहने से पहले इसमें बहुत सारे ऐसे अपडेट किए हैं, उसके बाद में इसने क्या कहा? आर्मेचर लूप। क्या कहा? आर्मेचर लूप। वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखो, इस आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड करके बनाता है। इस आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड करके बनाता है। तो मैं यहां देखो, यहां छापते हैं अपन तरीके से। क्या कहोगे? आर्मेचर लूप। आर्मेचर लूप कहोगे। इस आर्मेचर को बनाया सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से कैसे बनाया? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड कर। लेमिनेटेड को आप क्या कह सकते हैं? पटलित भी कह सकते हो, परतदार भी कह सकते हो। पटलित, परतदार, वोनिस। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड कर बनाया। ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड कर बनाया। साहब ये सिलिकॉन स्टील क्यों ली बंदे ने? क्योंकि इसमें आपने कहा कि ये सिलिकॉन स्टील, ये जो सिलिकॉन स्टील लिया आपने, वो सिलिकॉन स्टील की कितनी मात्रा ली इसने, और सिलिकॉन स्टील कितनी मिलाई है और क्यों मिलाई है, इसका कारण बताओ आप। क्योंकि दोस्तों सिलिकॉन स्टील, पहली कंडीशन है कि सिलिकॉन स्टील में निग्रेबल का मान ज्यादा होता है।
सिलिकॉन स्टील में निग्रेबल का मान ज्यादा होता है। एक्चुअल में निग्रेबल क्या है? अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे आप निग्रेबल कहते हैं। अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे आप क्या कहते हैं? निग्रेबल कहते हैं। दूसरी कंडीशन है सिलिकॉन स्टील की मात्रा, यानी 2 से 5%, 5%, 2 से 5% सिलिकॉन स्टील की मात्रा। मात्रा कितनी ली है? मात्रा 2 से 5%। अब ये 2 से 5% लिए सिलिकॉन स्टील की मात्रा। दूसरी कंडीशन है सिलिकॉन स्टील ही क्यों लिया आपने? क्योंकि सिलिकॉन स्टील में क्या होता है? निग्रेबल, निग्रेबल। और निग्रेबल क्या है? अवशिष्ट चुंबक को, अवशिष्ट चुंबक को, चुंबक को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, जिस बल की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं आप? निग्रेबल। देखो, अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे निग्रेबल कहते हैं। और सिलिकॉन स्टील में सबसे ज्यादा निग्रेबल पाया जाता है। सिलिकॉन स्टील में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा निग्रेबल पाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, अगली कंडीशन ये है कि ये जो आपने आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील के पत्तियों से लेमिनेटेड कर बनाया, और इन पत्तियों की मोटाई कितनी रखी है? मात्रा तो केवल आपने 2 से 5% लिए, लेकिन इसकी क्या है? पतली 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 पत्तियों की मोटाई। तो मैं कहूंगा क्या है? सिलिकॉन स्टील के पत्तियों की मोटाई कितनी ली है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की, स्टील की पत्तियों की मोटाई, पत्तियों की मोटाई कितनी ली है? 0.35 से 0.5 mm, 0.35 से 0.5 mm। पतली पतली पत्तियों की मोटाई, पतली पतली पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm। और इसको क्या है? पटलित करके या वर्निश करके एक आर्मेचर का लूप दिया इसने, एक आर्मेचर का लूप दिया। इसलिए दोस्तों इस आर्मेचर पर, इस आर्मेचर पर मोटा तार और कम टर्नों में इसने वाइंडिंग की है। तो आपको कहा आर्मेचर पर वाइंडिंग कैसे लपेटी? बोले मोटा तार और कम टर्नों में। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपने क्या किया? पहले तो लिया है मोटा तार, और मोटे तार का प्रतिरोध भी कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आर समानुपाती एल, यानी लंबाई कम ली तो प्रतिरोध कम हुआ, लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम है। श्योर है? आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल अपॉन ए, यानी कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोमानुपाती है। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूं मैं एक बार, क्योंकि जो आर्मेचर है और आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध कितना है? आर्मेचर का प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस 1 ओम या 1 ओम या 1 ओम से कम, 1 ओम या 1 ओम से कम। लो दोस्तों, आर्मेचर का, क्योंकि बहुत बार कंपटीशन में एग्जामों में पूछा जाता है आर्मेचर, आर्मेचर को कहते हैं निमी भाषा में प्रत्यावर्तक, और पूछ लेगा प्रत्यावर्तक का रेजिस्टेंस कितना है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम या 1 ओम से कम, 1 ओम या 1 ओम से कम। कितना होता है? 1 ओम या 1 ओम से कम। क्यों? क्योंकि आर्मेचर को, आर्मेचर वाइंडिंग को आप वेस्टर्न भी कह सकते हो, वक्र भी कह सकते हो, कवाइल भी कह सकते हो, और कुंडली भी कह सकते हो। बहुत सारी नामों से इसको वाइंडिंग को पुकारा जा सकता है। वक्र भी आ जाएगा, कुंडलन, कवायल, वेस्टर्न, कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो कहो आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटा तार, मोटा तार प्लस कम ट्रेन, कम ट्रेन। ट्रेन को नीमी भाषा में क्या कहोगे?
वर्तन भी कह सकते हो, फेरे भी कह सकते हो, घेरे भी कह सकते हो, लपेट भी कह सकते हो, मोंडो भी कह सकते हो। बहुत सारे उपनाम हैं किसके, बहुत सारे उपनाम हैं किनके, ट्रन। ट्रन को क्या कहोगे, ट्रंस को क्या कहोगे, वर्तन, फेरे, घेरे, लपेट, मोंडो। बहुत सारे अनेक उपनामों से केवल निम्मी के वर्ड बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एक एक निम्मी के वर्ड को एक एक शब्दों के दो दो पांचवा शब्द आपको बताता रहूंगा, क्योंकि आपकी कंपटीशन एग्जाम में है वो वहां पे और निम्मी पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगली कंडीशन आपके सामने है कि इस आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, आर्मेचर वाइंडिंग को मोटा तार और कम टर्नों में। अब देखते हैं, सब मोटा तार लिया ना, कम टर्न लिया ना, तो मोटा तार है तो मोटे तार का भी क्या हो गया, आर कम हो गया। आर क्या है, कम। पहली कंडीशन, मोटे तार का आर क्या है, कम। दूसरी कंडीशन है कम टर्न, टर्न कम है, टर्न का मतलब है लंबाई कम हो गई, टर्न कम हुआ तो लंबाई कम हुई, लंबाई कम हुई क्योंकि अभी पढ़ा था आपने आर समानुपाती है, तो लंबाई कम हुई तो प्रतिरोध कम होगा, तो मैं कहूंगा यहां भी आर क्या हो गया, कम। दोनों कंडीशन में आर की वैल्यू कम हो गई है, दोनों कंडीशन में आर की वैल्यू कम हो गई है। इसलिए क्या कहा आपने कि आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होता है, 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। लो दोस्तों, इस सिचुएशन में इसकी आउटपुट धीरे 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 क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि आपने क्या किया, इसको परतदार बना दिया, मोटा तार, कम टर्नों में आपने वाइंडिंग लपेटी है, सिलिकॉन स्टील मिलाई है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील में निग्रेबल का मान ज्यादा होता है। इसमें बहुत सारा अपडेट कर दिया और बहुत सारा अपडेट करने के बाद में इसकी आउटपुट धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है ना। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कैसा, इसी से अब अपन आगे चलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के बताएंगे आपको। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं अपने कि साहब इसकी जो आउटपुट मिली आपको, वो आउटपुट मिली कैसे। सबसे पहले समझो, अगर इस आर्मेचर को मैं समझने के तौर पे अगर इसका प्लेट नाम ले लेता हूं, साहब ये जो आर्मेचर है इसको क्या कहो, आप एक प्लेट ले लो, ऐसे कैसे देखो आप इसको, और इस प्लेट के आप दो भाग बना दो, ए और बी। दोस्तों समझने के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको कि इस आर्मेचर लूप के दो सिरे हो गए, एक तो ए और एक बी हो गया क्या, और एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, ये जो पोल है। पहली सिचुएशन है जब ये आर्मेचर लूप ए किसके प्रभाव में, उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में, और आर्मेचर लूप किसके प्रभाव में, दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में। देखो यहां कंडीशन है, अगर इस प्लेट को ऐसे रख दूं तो इस कंडीशन में ये 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 0 डिग्री पर सबसे, मतलब 0 डिग्री पर मैं अगर पूछूं आपसे कि 0 डिग्री के कोण पर कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, सर 0 ईएमएफ। अरे ये क्या है, इस तरह अवस्था में, तो क्या आप कभी शादी समारोह में जाते हो तो कभी देखते हो कि बाहर की तरफ है एक अल्टरनेटर वर्क करता रहता है, अगर मैं अल्टरनेटर का आरपीएम 0 कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अरे करंट की वैल्यू, वह वोल्टेज की वैल्यू क्या जाएगी, 0, क्योंकि वो एक इस तरह अवस्था में हो गया। पहले क्या था, गतिशील अवस्था में। दोस्तों एक अच्छा शानदार क्वेश्चन और बता देता हूं, इस मेथड से जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, वो गतिजन्य ईएमएफ जनरेट होगा। कौन सा ईएमएफ जनरेट होगा, गतिजन्य ईएमएफ जनरेट होगा। तो मैं यहां लिख दूं क्या, ये कौन सा है, गतिजन्य, गति जन्य ईएमएफ, क्योंकि इसके प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया तब ये गतिजन्य ईएमएफ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं
जो स्थितिक ईएमएफ यानी स्तरजन्य ईएमएफ ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफार्मर में पूछ लिया जाए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई गतिशील पुर्जा नहीं है, ट्रांसफार्मर में कोई गतिशील पुर्जा नहीं है, इसलिए वहां क्या है, आप क्या कहोगे, स्थितिक स्वभाव का ईएमएफ है सर। अगर किसी मोटर जनरेटर अल्टरनेटर की बात करें तो आपको कहोगे सर गतिजन्य ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहां है ए उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में और बी दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में। अगर इस कंडीशन में 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो आउटपुट आपको 0 मिलेगी, क्योंकि ये इस तरह। अगर कल्पना करो इस 0 डिग्री पर ये प्लेट है और इस प्लेट को धीरे धीरे मैं घुमाऊं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये देखो ये कैसे आएगा। एक मिनट रुको, देखो ये देखो, अगर इस प्लेट को अपन 0 डिग्री पे रखेंगे तो क्या 0 ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 ईएमएफ इसलिए जनरेट होगा, पहली कंडीशन है कि ये सर स्थिर अवस्था में। दूसरी कंडीशन है, अगर इस प्लेट को ऐसे रखूंगा तो अधिकांश चुंबकीय बल रेखाएं आगे से निकल जाएगी और अधिकांश चुंबकीय बल रेखाएं पीछे से निकल जाएगी। तो क्या इस प्लेट में छेदन नहीं हुआ, और छेदन नहीं हुआ तो ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि अपन का तो मकसद ही यही है छेदन करवा के ईएमएफ जनरेट करना। तो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आगे से और पीछे से निकल जाएगी। अगर इस प्लेट को धीरे धीरे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, दोस्तों मैं आपको बता दूंगा प्रत्येक एंगल पर कितना कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है। 10 डिग्री पर कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, 50 डिग्री पर कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, 80 डिग्री पर कितना, 100 डिग्री पर कितना, 360 डिग्री पर कितना ईएमएफ जनरेट करेगा। तो इस कंडीशन में ये 0 डिग्री पर है, और 0 डिग्री से जैसे ये 90 डिग्री क्रॉस करेगा, देखो दोस्तों 90 डिग्री तक तो केवल ये ए उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में और बी दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में। ध्यान से देखो, ए उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में और बी दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में। कब तक है? 90 डिग्री तक, यानी 90 डिग्री तक तो केवल ए उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में और बी दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री क्रॉस करेगा और 90 डिग्री क्रॉस करते हुए वो 180 डिग्री के प्रभाव में आ जाता है। 90 डिग्री क्रॉस करते ही वो 180 डिग्री के प्रभाव में आ जाता है। कैसे दोस्तों? क्योंकि अपन ने देखा कि इसकी आउटपुट है वो ऐसे होगी, साइन वेव प्रकार की। कौन सी है? साइन वेव प्रकार की। और साइन वेव होता है, यहाँ 0 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का, और यहाँ पर 180 डिग्री का, यहाँ पर 270 डिग्री का, और यहाँ पर 360 डिग्री का। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपको बताना है 360 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। अब देखते हैं, अगर ये 90 डिग्री क्रॉस कर गया, अगर ये 90 डिग्री क्रॉस कर गया तो 90 डिग्री क्रॉस करते ही छेदन दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि साहब ये ए है ना, वो एस यानी दक्षिणी ध्रुव के प्रभाव में, और ये बी है ना, वो उत्तरी ध्रुव के प्रभाव में। तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से कहूंगा, ये ए है वो एस के प्रभाव में आ गया, और बी है वो एन के प्रभाव में आ गया। इसलिए दोस्तों छेदन दिशा बदल गई। कब? 90 डिग्री क्रॉस करते ही, 90 डिग्री क्रॉस करते ही छेदन दिशा बदल गई। और छेदन दिशा बदलते ही क्या है, आउटपुट ऐसा आ गया, साइन वेव प्रकार का। क्योंकि 90 डिग्री क्रॉस करा तो वो 180 के प्रभाव में आ गया, 90 डिग्री क्रॉस करते ही वो 180 के प्रभाव में आ गया। इसलिए कहा जाता है, चाहे वो अल्टरनेटर हो चाहे वो जनरेटर हो डीसी, वो आउटपुट दोनों की सेम आती है, एसी। क्योंकि अल्टरनेटर और जनरेटर में एक गुण समान पाया जाता है, दोनों के आर्मेचर लूप में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल केवल एसी का ही होता है। दोनों के आर्मेचर लूप में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल केवल एसी का ही होता है। वो तो दोस्तों आपकी आउटपुट पर निर्भर करता है
कि आपको डीसी चाहिए कैसे चाहिए। अगर डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर लगा दो या दिग परिवर्तक लगा दो। अरे कम्यूटेटर को ही दिग परिवर्तक कहा जाता है, कम्यूटेटर को ही दिशा परिवर्तक कहा जाता है। इसलिए डीसी चाहिए तो दिशा परिवर्तक लगा दो और एसी चाहिए तो स्लिप रिंग लगा दो। ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं। ये इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। अब यहां से कितने टाइप के आप क्वेश्चन निकाल सकते हो कितने टाइप से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो वो देखो। सबसे पहले देखो ये क्या है कि सर इस आर्मेचर लूप में, इस आर्मेचर लूप में जो ईएमएफ जनरेट हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन है शानदार कि इस आर्मेचर लूप में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल का किस स्वभाव का होगा। बोले सर होगा, वो है साइनसुडाइल प्रकार का। क्या है? साइनसुडाइल प्रकार का, या बोल सकते हो सिनुसाइडल प्रकार का, या बोल सकते हो जातरंगीय, या बोल सकते हो जावर्तीय। साइनसुडाइल, सिनुसाइडल, साइन वेव, जातरंगीय, जातरंगीय, अनेक उपनामों से इसको पुकार सकते हो। दूसरी कंडीशन है कि इसमें इस आर्मेचर लूप में जो विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ ना, वो बताओ गतिजन्य ये स्वभाव का होगा, गतिजन्य स्वभाव का। इस आर्मेचर लूप में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल का स्वभाव है सर गतिजन्य स्वभाव का होगा। और कौन सा है? एसी है। और एसी में भी कौन सा है? साइन वेव है। साइन वेव, एसी में भी कौन सा है? साइन वेव। तो मैं यहाँ क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है, सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है यहां से कि एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में, एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में, मैं यहां छाप देता हूं, एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है? 360 डिग्री का। तो यहां छापता हूं एक साइकिल, एक साइकिल एक चक्कर, एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में, पूर्ण करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का। लेकिन दोस्तों नया क्वेश्चन ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में शून्य से अधिकतम के बीच कितनी बार अपना मान चेंज कर देती है। एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में, एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में शून्य से अधिकतम के बीच में कितनी बार अपना मान चेंज कर देती है। तो आपको बताना है 4 बार। कितनी बार चेंज कर रही है? 4 बार। देखो दोस्तों कैसे हुआ 4 बार, 4 बार कैसे हुआ वो देखो। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि अगर वैल्यू देखा जाए यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है कि आधी साइकिल पॉजिटिव चार्ज दे रही है और आधी साइकिल नेगेटिव चार्ज देगी। तो इसका मतलब ये है यहां से माइनस में वैल्यू गई। अब दोस्तों यहां काल्पनिक तौर पे भी देख सकते हैं कि ये देखो 1 2 3 4 और 5, अधिकतम वैल्यू आ गई 5 तक, वापस गिर रहा है 5 4 3 2 1 0, वापस 0 पे आ गया। इसका मतलब है आधी साइकिल 2 बार अपना मान चेंज कर रही है। कंडीशन आपके सामने एक और आ रही है। मेरे को ये बताओ आप, अगर इसकी वैल्यू आपने कहा सर अधिकतम वैल्यू 5 आ गई है, क्योंकि 5 0 से स्टार्ट हुआ, 5 भी वैल्यू गई और 5 से स्टार्ट हुई वापस 0 पे आ गई। तो इस अधिकतम वैल्यू को आप क्या नाम दोगे? बताओ, इस अधिकतम वैल्यू को आप क्या नाम दोगे? आप कहोगे इसको चरमांतर मान। क्या कहोगे आप? चरमांतर मान। इंग्लिश में कहोगे पिक टू पिक वैल्यू और हिंदी में कहोगे आप सिक्कर मान। क्या कहोगे? हिंदी में कहोगे आप इसको सिक्कर मान, इंग्लिश में कहोगे आप पिक टू पिक वैल्यू और पेवर नेमी में कहोगे आप इसको चरमांतर मान। क्या कहोगे? चरमांतर मान। मैं लिख देता हूं, क्या कहोगे? चरमांतर मान। किसको? चरमांतर मान। इसी को आप बोलते हैं पिक टू पिक वैल्यू।
इसी को बोलते हैं पिक टू पिक वैल्यू, और इसी को कहते हो आप शिखर मान, अधिकतम वैल्यू को शिखर मान। साहब इसकी वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। यानी आप कभी कभी ऐसे देखते हो, जैसे अपन कहीं जाते हैं, जैसे अपन कहीं जाते हैं, यहाँ अपने इंस्टीट्यूट पे आए, इंस्टीट्यूट पे आए तो अपन ने पहले सीढ़ी पे कदम रखा, इसका मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, और अपन लास्ट अपने क्लासरूम में, इसका मतलब अधिकतम वैल्यू पे आ गया, यानी 0 से अधिकतम पे आ गए। अब वापस क्लासरूम से वापस क्या जाएंगे, नीचे नहीं, 0 पे वापस जाएंगे, यानी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, यानी शून्य से अधिकतम के बीच और अधिकतम से वापस शून्य के बीच आ रहे हो आप। इसका मतलब है आधी साइकिल अपनी कितनी बार चेंज कर रही है, 2 बार। तो नीचे भी तो अपना माइनस में वैल्यू जा रही है, तो देखते हैं, इसी को भी देख लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू को भी देखते हैं, और माइनस की वैल्यू देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 वापस 0 पे आ गया। इसका मतलब है आधी साइकिल पॉजिटिव है, आधी साइकिल नेगेटिव है। आधी साइकिल अपना मान 2 बार चेंज कर रही है, और माइनस वाली साइकिल भी अपना मान 2 बार चेंज कर रही है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, एक साइकिल एक चक्कर पूर्ण करने में शून्य से अधिकतम के बीच में कितनी बार अपना मान चेंज करेगी, तो आपको बताना है सर 4 बार। कितनी बार चेंज कर रही है, 4 बार। देखो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं, यहां से एक नया क्वेश्चन और बना के बता देता हूं। अब एक साइकिल है अपना चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो मैं इसको कहूं एक साइकिल 1 सेकंड समय में, एक साइकिल 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, यानी पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहोगे आप, आवर्ती। 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आप आवर्ती कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी। क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं, जो आवर्ती है फ्रीक्वेंसी, क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, 1 सेकंड समय में, 1 सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आप आवर्ती कहते हैं। एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। और आवर्ती क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। दोस्तों आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का प्रतीक क्या होता है, एफ। फ्रीक्वेंसी का प्रतीक क्या होता है, एफ। और मात्रक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ होता है, और मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, मात्रक एच जेड, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ, मात्रक हर्ट्ज। लेकिन दोस्तों पूछ लिया जाए आवर्ती का पुराना मात्रक क्या है, आवर्ती का पुराना मात्रक क्या है, तो आप क्या कहोगे, आवर्ती का पुराना मात्रक क्या है, साइकिल प्रति सेकंड। क्या है, साइकिल प्रति सेकंड। पुराना मात्रक, पुराना मात्रक, पुराना मात्रक क्या है, साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड। पूछ लिया जाए आवर्ती का पुराना मात्रक क्या है, साइकिल प्रति सेकंड। आवर्ती का प्रतीक क्या है, एफ, और मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अब देखो दोस्तों, अगली कंडीशन और बता देता हूं मैं आपको। कि जो आवर्ती का पुराना मात्रक है, आपने कहा साइकिल प्रति सेकंड, ठीक है ना, और आवर्ती का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। दोस्तों हर्ट्ज को देखो बड़े, मतलब बड़े मात्रकों में भी व्यक्त किया जा सकता है, बड़े मात्रकों में भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आवर्ती को बड़े मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। लो आवर्ती के बड़े मात्रक क्या है, पूछ लिया जाएगा आवर्ती के बड़े मात्रक क्या है, तो आपको क्या बताना है, सर किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। क्या कहोगे, किलो, मेगा, गीगा हर्ट्ज। ये दोस्तों कहां से आ गए, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज
और गीगाहर्ट्ज। ये इकाइयां हैं क्योंकि आपने पढ़ा है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। इसलिए ये है इकाइयां। और इसको क्या कहोगे, जैसे डेका है, हेक्टा, किलो, मेगा, किलो आ गया ना, किलो, मेगा, मेगा आ गया, गीगा, टेरा, एकटा, पेटा, ऐसे आप इन इकाइयों को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मैं हल्का सा इस डिजिटल बोर्ड पे लिख देता हूं, तो आप छाप लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, अगर मैं कहूं डेसी, क्या कहूंगा, डेसी, सेंटी, सेंटी, मिली, माइको, नैनो, पिको और फेम्टो। ये लो, डेसी है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, माइको 10 की पावर 6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15। अब देखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइको, नैनो, पिको, फेम्टो और आटो क्या है, 10 की पावर -18, 10 की पावर -18। ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। कहां से निकल के आई, सर ये इकाइयां है, कौन सी, डेसी, सेंटी, मिली, माइको, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, ये वैल्यू है। और बड़े मात्रों को मैं आप कैसे व्यक्त कर रहे हो वो भी बता देता हूं मैं। डेका, डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, एकटा और पेटा। लो जी, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, एकटा, पेटा, इनको कैसे व्यक्त करोगे, सेम ऐसे कैसे, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है, इसलिए किसी भी अगर घात के सामने सिंबल नहीं आए तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, पॉजिटिव। अरे किसी भी राशि के सामने अगर किसी प्रकार का सिंबल नहीं आए तो उसको क्या माना जाता है, मैथ वाले सर बताते हैं पॉजिटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, पॉजिटिव। तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये लो आपके सामने आ गया कौन, किलो। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, ये लो वैल्यू आपके सामने आ गई है। और जो वैल्यू अपने सामने आई है वो अपने डिजिटल बोर्ड के सामने देखो। सबसे पहले देखो आपने लिखा है किलो, किलो, ये लो किलो, इसका मतलब है ये आ गया 10 की पावर 3। लो, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, देखो कैसे लिखेंगे, इसको हटा दूं। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो, मैं हटा रहा हूं इसको, ले लो एक बार। देखो, अब अपन आगे देखते हैं। लो जी, अब देखते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने किलो, किलो हर्ट्ज, इसका मतलब है अपन में ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर किलो में ना, देखो 10 की पावर ये रही 10 की पावर 3, ये ना आपके सामने 10 की पावर 3, ये देखो 10 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 50 इंटू 10 की पावर 3, यानी क्या है, किलो हर्ट्ज में आ गई वैल्यू, किलो में आ गई ना, किलो में आ गई ना आपके सामने। अब देखते हैं इसी प्रकार मेगा है, गीगा है, मेगा, मेगा कहां आ गया, ये रहा 10 की पावर 6, क्या है 10 की पावर 6, ये देखो 10 की पावर 6। अगर गीगा की बात करूं मैं, गीगा की बात करूं तो गीगा ही आ गया, ये रहा गीगा, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर
9। कौन आ गया? गीगा। ये 10 की पावर 9, ये रहा। किलो, मेगा, गीगा, ठीक है ना। टेरा, एकटा, पेटा, ये राशि आपको याद होनी चाहिए। ये राशियां हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। आगे की सिचुएशन देखते हैं अपन। लो दोस्तों, अपन आगे देखते हैं। अब देखो,